नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बीजेपी की जीत, कांग्रेस लेगी सीख। जी हां, यह सवाल काफी अहम है। क्या कांग्रेस राज्यसभा के इस घटनाक्रम से सीख लेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव का अध्याय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसने कांग्रेस को सबक लेने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को ना चुनाव आयोग से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की झोली में प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें चली गईं। लेकिन अब बहस सिर्फ हार और जीत की नहीं, बल्कि कांग्रेस की आगे की रणनीति को लेकर है। आगे उसका रवैया क्या रहने वाला है, ये वही बड़ा सवाल है। तो इधर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से मीनाक्षी का गलत नामांकन भरवाया। कुल मिलाकर कांग्रेस की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नटराजन के नामांकन पर सियासत गजब, आखिर कांग्रेस कब लेगी सबक? मीनाक्षी नटराजन को गुरुवार को न चुनाव आयोग से राहत मिली न सुप्रीम कोर्ट से, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। महेश केवट समेत बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की जीत नहीं, बल्कि कांग्रेस की अगली रणनीति की है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी? क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर बड़ा आंदोलन करेगी, या फिर कुछ दिनों के शोर शराबे के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? खैर, कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से लेकर पार्टी के बड़े नेता तक चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार अपनी चुनावी चूक का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़कर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? संवैधानिक संस्थाओं को रबर स्टाम्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वहां पर चुनाव आयोग सिर्फ स्टैम्प मारता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी बार बार एक तानाशाही की जो सरकार चलाना चाहती है, ये पहला मौका नहीं है जब नामांकन को लेकर कांग्रेस विवादों में घिरी हो। याद कीजिए 2009 का विदिशा लोकसभा चुनाव, जिसमें राजकुमार पटेल और सुषमा स्वराज आमने सामने थे। लेकिन नामांकन पत्र में खामियों के कारण राजकुमार का नामांकन रद्द हो गया था। तो 2024 में इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ऐन वक्त पर मैदान छोड़ गए थे। वहीं खजुराहो में इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन तकनीकी खामियों के चलते खारिज हो गया था। और अब राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का मामला सामने आ गया। लिहाजा बीजेपी निशाना साध रही है कि चुनाव होता भी तो कांग्रेस की राह आसान नहीं थी। तीसरी सीट पर यदि चुनाव होता तो भी भाजपा को ही जीतना था। और ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया ने कहा, ये हम नहीं कह रहे, ये दीवारों पर लिखा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन जी के टिकट डिक्लेयर होने के एकदम बाद बोला था कि बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग होगी। और कांग्रेस को मालूम था यदि चुनाव होगा तो 25 से 30 विधायक कांग्रेस के आत्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट करेंगे। कांग्रेस अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए उसने गलत फॉर्म भरवाया। फॉर्म रिजेक्ट जो करवाया है वो कांग्रेस ने स्वयं ने करवाया है। फिलहाल सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर कब अपनी गलतियों से सबक लेगी। क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से संगठनात्मक चूक छिप जाएगी? क्या सड़क पर उतरकर कांग्रेस इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेगी, या फिर ये मुद्दा भी कुछ दिनों की राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? क्योंकि मीनाक्षी प्रकरण ने सिर्फ एक सीट नहीं छीनी, बल्कि कांग्रेस की चुनावी तैयारी, रणनीति और प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, 2009, 2024 और अब 2026 एक जैसे मामले में नामांकन रद्द होता है। आखिर कांग्रेस कब सबक लेगी? दूसरा सवाल, कांग्रेस की खामियां गिनाकर बीजेपी क्या अपनी रणनीति छिपा रही है? तीसरा सवाल, कांग्रेस के पास आगे क्या रास्ता बचा है? क्या कोर्ट से उसे राहत मिलेगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट जेपी मूलचंदानी, कांग्रेस नेता प्रवीण धौलपुरे और अधिवक्ता तनोज दीक्षित। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक झटका मिलता रहा, 2009 में, फिर 2024 में और अब 2026 में। आखिर कब सबक लेगी कांग्रेस? देखिए, सबक लेने का विषय नहीं है। विषय ये कि भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे स्तर पे जाके कितनी नीचता के साथ राजनीति कर रही है। आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब जनमत से नहीं चुनी जाती है या उनको लगता है लोकसभा में जा नहीं सकते, धनबल का उपयोग करती है। जब राज्यसभा में उनको लगता है कि हमें उतना हमारे पास नंबर्स नहीं है, जबकि पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। आप स्वयं भी आकलन कर रहे होंगे कि कांग्रेस के पास पर्याप्त वोटर थे। हमारे पास 63 विधायक थे, जो हमें 58 का नंबर चाहिए था, आराम से हम लोग जीत रहे थे। लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं, आपने विश्वास आरंग को सुना होगा कि फेस सेविंग कर रहे हैं आप। 25 से 30 विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले थे, इसलिए आपने गलत नामांकन भरवाया ताकि फेस सेविंग कर सके। ये आरोप उल्टा आप पर लगा रहे हैं वो। नहीं, मैं विश्वास सारंग जी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि जिन विषय पे जब उनको बोलना होता है, चाहे मछली वाला विषय हो या गो सेवक वाला विषय हो या गोवास का विषय, तब तो उनके मुंह में घी जम जाता है। तब तो उनकी पार्टी के नेता उनको निपटाने में लग जाते हैं, वाएं देख के अपनी कुर्सी बचाते हैं। वो जनता के जनमत को नहीं समझ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता। प्रवीण जी से सीधा सवाल किया जाना चाहिए कि फॉर्म में गलती इन्होंने करी कि किसी और ने करी। ठीक, मूलचंदानी जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टूडियो रूम नहीं है तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे। आपको मौका मिलेगा, फर्स्ट टाइम आए, मुझे आपका अभी अनुभव कम है वार्ता करने में टीवी डिबेट। ठीक है, प्रवीण जी, मैं आ रहा हूँ मूलचंदानी जी, आपके पास आ रहा हूँ। बता दूं प्रवीण जी, 2017 से मैं मीडिया पैनलिस्ट हूँ। आपका सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और तथ्यात्मक बात करूंगा। ठीक है, केवल तथ्यों पे बात करिए समय तो जाया जा ज्यादा रहा है। बेहतर रहेगा। मूलचंदानी जी, आ रहा हूँ मैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, आ जाने दीजिए। तो आपका फॉर्म कांग्रेस मैं ने आपकी भरा है गंभीरता, कि आपका फॉर्म बुद्धिमत्ता बीजेपी को ने भरा है? प्रणाम करता हूं। थोड़ा आप बहुत स्पष्ट तो गंभीर कर व्यक्ति लीजिए, हैं। अपनी जानकारी तो दुरुस्त कर प्रदेश की लीजिए जनता को प्रवीण जी। जो मूल विषय उससे कांग्रेस भटकाने के का प्रयास कर प्रत्याशी रहे का हैं। फॉर्म किसने भरा है? चौकसे जी, ठीक है, प्रवीण जी, आ जाने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास मूलचंदानी जी। किसने भरा है? अरे सब्र तो रखिए थोड़ा, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ जी। मूलचंदानी जी, आप थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन प्रवीण भाई, हर बार गलती आप करते हो, ठीक है, बीजेपी पे फोड़ देते हो, कभी चुनाव आयोग पे फोड़ देते हो, तो पहले दुरुस्त क्यों नहीं करते व्यवस्था? मैं ब्रजेश जी पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि मैं इनको बहुत हल्के हाँ में ठीक लेना है, चाहता उधर हूं, मत जाइए, आप क्योंकि सीधा मुझसे मुझे संवाद बड़ा कीजिए, कम आप मुझसे संवाद कीजिए। ठीक है ना, मैं इनको बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन अरे आप अब उधर उधर जा रहे हैं। सीधे प्रवीण भाई, सीधा सवाल है मेरा, सीधा जवाब। तथ्यों पर बात कीजिए, तथ्यों पर। मैं वही आपके तो कह रहा हूं। सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है प्रवीण जी। आपके मूलचंदानी जी सर्टिफिकेट हो की गई किसी ना, को अपनी जरूरत आपत्ति नहीं भी आ गई है। भाई। कांग्रेस के जो हालात बन रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा अरे है। मूलचंदानी जी, आप अपनी गलतियों का आइए हम डिबेट को सीधे मुद्दे पर ले जाते हैं, इधर उधर व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। केवल गोदी मीडिया नहीं है, अरे स्वतंत्र है वो अपनी बात ठीक है करने की। हम मूलचंदानी जी, उनसे बात प्रवीण करते जी, हैं, शांत प्रवीण जी, रखिए। प्रवीण जी, आप अपना समय जाया कर रहे हैं भाई। नहीं, ये बोल, आप इनकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, मैं समय पे बताता हूँ। ठीक है, आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए। राजनीति में थोड़ी सी दुष्टता नहीं रखनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से बातों को समझना चाहिए कि जो लोकतंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में कर रही है, वो देश में कर रही है। जब जनमत से वो नहीं पहुंच पाते तो धनबल का उपयोग करते हैं, या फिर संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकाल में कर रही है, बड़ा निंदा का विषय है। लेकिन हमें देश की जनता पे, हमारे देश के संविधान पे, देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि चट्टीदारी भाजपा जो है ना, निक्कर वाले, ये इन सबको निकाल के फेंकने का काम मुझे लगता है अब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि डिबेट में दूसरा पक्ष उत्तेजित हो। प्रवीण इस जी, प्रकार की भाषा शैली तथ्यों के साथ बात करिए ना प्लीज। वॉल्यूम कम कर दीजिए ना। मुझे प्रवीण जी, लगता है तथ्यों के साथ बात करिए। प्रजेश जी, इनको ठीक है। शब्दों की मर्यादा बता दीजिए। ठीक है, एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठते हैं, शब्दों की मर्यादा में बात करें। प्रवीण जी, आपके पास तथ्य नहीं है, आप इधर उधर जाकर, फिर मैं आपका भी करूंगा, आप आपत्ति करोगे तो फिर कहते हो कांग्रेस का वॉल्यूम कम कर दिया आपने। ठीक है, ठीक है, आप तथ्यों पे बात कीजिए, इधर उधर मत जाइए।
आपके पास बोलने के लिए कुछ है तो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं उन्हीं के पास, मूलचंदानी जी के पास। देखिए, बड़े बड़े गंभीर विषय पे मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जिस तरह का चीरहरण मध्य प्रदेश की राजधानी, अरे आप वही तो रिपीट कर रहे हैं ना, लोकतंत्र के तथ्य तो बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस चीरहरण के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जा चुके, कल उस पर सुनवाई होगी। हमें पूरी देश की न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन शब्दों की मर्यादा को थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, लेकिन मूलचंदानी जी वो तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, संविधान पर उनको भरोसा है, कानून पर उनको भरोसा है, लेकिन क्या आप कांग्रेस की खामियां गिनाकर अपनी रणनीति छिपा रहे हैं? आप यही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उनमें ही गुटबाजी है, उन्हीं ने हमको कागज दिए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सीधी बात है, राज्यसभा का मामला है, राज्यसभा चुनाव का मामला है, मैं केवल उसी पे बात करूंगा। लोकतंत्र में पारदर्शिता सर्वोच्च मूल्य होते हैं। मैंने भी सवाल उसी और पे किया। लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था जनता के विश्वास पर आधारित होती है, और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें विश्वसनीयता बनाने के लिए हर प्रत्याशी को सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। ये आप भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, और हम लोग भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इनके चुनाव की, तो आपने देखा होगा जब इनका जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तभी से इनके सारे कांग्रेस के अंदरूनी खलबली मच गई थी, क्योंकि न तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की भावना का टिकट था, न वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टिकट था, वो केवल राहुल गांधी का टिकट था। इसलिए सभी लोग, इनके जो नेता थे वो बड़े असमंजस में हो गए थे। अब इनको धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि जो हमारे विधायक हैं वो निश्चित रूप से मन बदल कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर देश के विकास में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए अपनी अंतर भावना को, अंतर आत्मा को वो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उनकी अंतरात्मा इस तरह से जागृत हो गई कि वो बीजेपी को, मोदी को समर्थन कर देंगे? अंतरात्मा के बारे में कैसे पता चल जाता है? असफल हो गए, तो इन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें इन्होंने जानबूझ के कमी को छोड़ा। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी प्रत्याशी अपनी कमी अपने अनुसार? नहीं, जब आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि अंतरात्मा से 25-30 आपके पास आ सकते हैं, तो चुनाव ही हो जाने देते, फिर ये आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत ही क्या? निश्चित रूप से लोग हैं। नहीं, चुनाव होना या न होना, ये तो जनता की आवाज नहीं समझ हमने आपत्ति ली, निर्वाचन आयोग ने उस पे इनकी सुनवाई करी, हमारी आपत्ति पर इनके कैंडिडेट को बुलाया, पूरी बात को सुना, और सुनने के बाद निर्णय लिया। कल तक ये बोल रहे थे कि हमें निर्वाचन अधिकारियों पर पूरा विश्वास है, कल तक ये बोल रहे थे कि हमें निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है, आज ये बोल रहे हैं हमें कोर्ट पर विश्वास है। तो ये हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र है, ये हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र है, इनका अधिकार है, परंतु ये अपनी खामियों का और अपनी गलतियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे क्यों फोड़ना चाहते हैं? लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चल गया कि उनको अंतरात्मा की आवाज उनकी आपकी तरफ आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा सेटेलाइट आ गया है क्या? चुनाव जीतेंगे, हम निश्चिंत हैं, हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट था, इनका जो अंतरकला दिख रहा था। कुछ कह रहे हैं प्रवीण जी, कुछ कह रहे हैं, ठीक है। जीतू पटवारी कैसे बात करते हैं मीडिया से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो कैसे बात करते हैं, दिग्विजय सिंह मौन है, कमलनाथ दिख नहीं रहे हैं, तो ये तो इनका अंदरूनी मामला, अंदरूनी लड़ाई है जो अब सड़क पे आपत्ति तो दर्ज कराइए ना विधान। अरे बीजेपी ने तो आपत्ति दर्ज कराई है, मूलचंदानी जी को अधिकार है या नहीं, आपत्ति तो दर्ज उन्हीं ने कराई है ना। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, ठीक है, मैं दोनों के पास लौटूंगा। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। तनुज जी, कांग्रेस के पास आगे का क्या रास्ता बचा है? क्या आपको लगता है कि उसको कोर्ट से राहत मिलेगी? देखिए, भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 329 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 329 बेहद महत्वपूर्ण है, जानना भी बेहद जरूरी सभी दर्शकों के लिए भी। इस आर्टिकल के अंतर्गत कोई भी जुडिशियल पावर इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये बाध्यता, ये बार्स हैं जुडिशियल इंटरफेरेंस के लिए, और ये समझने के लिए योग्य है। इसी के चलते अगर आपने ध्यान दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के लिए कल तारीख जरूर नियत करी है, लेकिन चुनाव निरस्त करने से मना करा है। बेहद महत्वपूर्ण, आपने एक पिटीशन दायर की है जो कि रिट पिटीशन है, और इसी आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी के चलते आप कोई भी निर्वाचन के मध्यांतर पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पिटीशन इसीलिए चुनाव के बाद में
इलेक्शन पिटिशन के रूप में दायर होती है और मतलब उसमें सीधा सीधा अलग-अलग है कि कोर्ट से ऐसी कोई राहत नहीं मिलने वाली कांग्रेस को। बिल्कुल। और इस पर और इसके खास दो उदाहरण करके- भी हैं, मैं दो उदाहरण गिना देता हूं तो आपकी बात और मजबूत हो जाएगी। 27 नवंबर 2021 में बीजेपी प्रत्याशी थे नीलगिरी से गुरुमूर्ति, फार्म ए बी में गलती की थी उन्होंने, इसी आधार पर रिजेक्ट हुआ था, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। 2024 में देवाशीष धर का मामला है, वीरभूमि का, नो ड्यूज की जानकारी नहीं दे पाए थे, निर्वाचन अधिकारी ने उनका फॉर्म रद्द कर दिया था, कोर्ट की शरण में गए थे, कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जी तनुज जी। देखिए, अगर एक महत्वपूर्ण मामला पिछले ही साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पूनम वर्सेस दुले सिंह का मामला रजिस्टर्ड हुआ, उस पर बेहद महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट ने सुनाया। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत राइट टू नो योर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के बारे में सत्य और सही जानकारी जानना बेहद जरूरी है हर उस लोकतंत्र के अंदर, हर उस मतदाता को जो अपने जनप्रतिनिधि के बारे में। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों के अंदर इस बात को बोला है और सबसे रिसेंट 2025 में इस मामले को पुनः सुप्रीम कोर्ट ने बतौर ऑर्डर करा है। जी तो प्रवीण जी, आपको कोर्ट का भरोसा है, लेकिन कोर्ट से उम्मीद कम है आपको कि राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे पहले बहुत सारे उदाहरण मैंने भी गिना है, तनुज जी ने भी गिना है। तो क्या अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे अब इस घटना के बाद, या फिर संवैधानिक संस्थाओं पर, कोर्ट पर सवाल उठाकर बच जाएंगे? ब्रजेश जी, आपने पूरे घटनाक्रम को बड़ा बारीकी से देखा है। आप स्वयं अपनी अंतरात्मा में पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लोकतांत्रिक हथकंडे अपना प्रवीण राय, आप बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हो। अंतरात्मा पे कोर्ट फैसले नहीं देती है, वही तो तथ्यों पर देती मैं है। पहले आप और हम अंतरात्मा पर, जैसे वो कह रहे हैं 25-30 दे देंगे अंतरात्मा पर, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, वैसे ही आप कह रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, जिस विषय पर आज टीवी डिबेट चल रही है, हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। न्याय नहीं, मैं वहां से जब हमें लगेगा कि न्याय हमारे पक्ष में नहीं आया तो जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जिस विषय को आधार बनाया गया है वो आधारहीन है, जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो आरोपहीन है। आप पहले इस मामले को समझिए। वो प्रदेश की प्रभारी थी तेलंगाना की, वहां पर किसी के साथ कोई कृत्य होता है, कोई घटना घटती है, उसमें वो लड़की या वो जो भी बंदा है वो उस बात को कह रहा है कि आप इस प्रदेश की प्रभारी थी, आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो चाहे मीनाक्षी नटराजन जी हो या उस प्रदेश का आने वाला कोई भी प्रभारी हो, अन्य भविष्य में कोई भी बने, तो वो विषय उस पर ही रहेगा, क्योंकि प्रभारी के ऊपर था, व्यक्तिगत नहीं था। इसलिए ना तो वहां के जो डिसीजन आए उसमें मीनाक्षी जी का नाम है, ना कोर्ट में उनका नाम है। जब वो नाम ही नहीं है तो उस विषय को नोटिस मिला है उन्हें, उन्होंने जवाब दिया है, तो इतनी सी जानकारी और क्यों नहीं डाल दी गई उसमें? क्या आपराधिक मामला था, उसमें नोटिस मिला था, तो आप अपना सिस्टम सुधारेंगे क्या? जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी जांच की अपनी टीम को सुधारेंगे? फॉर्म के अंदर क्या कॉलम था क्या आपराधिक जानकारी देने का, ये बताइए आप मुझे, कॉलम था क्या? देखिए, आपराधिक मामले में उनको नोटिस मिला है तो ये जानकारी देना चाहिए। कॉलम था क्या भरने का? कोई कॉलम होता जरूर भरते, वो मेन चीज होती है आपराधिक जानकारी। अच्छा, ये जानकारी में था आपकी टीम को, लीगल टीम को जानबूझ कर छोड़ा गया क्या? आप मैं तनुज जी बैठे हैं, तनुज जी एक समझदार अधिवक्ता है, मैं उनसे भी राय जानना चाहूंगा। राय तो आप बड़े बड़ों से ले चुके हैं, आपके पास बहुत सारे बड़े वकील हैं। सिर्फ एक नोटिस है, नोटिस पे हम संज्ञान, ये तो जनरल से कोई आपराधिक रिकॉर्ड थोड़ी आई है। देखिए, रिकॉर्ड तो ठीक है। तनुज जी कुछ कह रहे हैं, आपके सवाल का जवाब ले लीजिए। अब आपने तनुज जी की तरफ इशारा किया। फॉर्म नंबर 26 कोई साधारण फॉर्म नहीं होता है। फॉर्म नंबर 26 को स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ कानून की भाषा में कहा जाता है, यानी कि जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो पार्षद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो अपनी समस्त जानकारी, जिसके अंदर उसकी व्यक्तिगत जानकारी, धन की आय की जानकारी, पृष्ठभूमि और समस्त तरीके की कानूनी प्रकरण की जानकारी। वो कह रहे हैं सिर्फ नोटिस मिला था तनुज जी। नहीं, इसमें एक बात जानकारी हो ब्रजेश जी, जो केस कोर्ट के संज्ञान में लिया गया हो वो प्रकरण बताना पड़ते हैं। ये इसके लिए आपको ध्यान हो, रिसर्जेंस इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस पर। ऐसा कोई भी केस जिसपे माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है, संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस है, और उसमें आप जवाब पेश कर रहे हैं, तो आपके संज्ञान में था। ये देखिए, ये बात ये नहीं कि आरोप था नहीं था, क्या आरोप थे,
इन सब से कोई मतलब नहीं। आपने अगर कोई संज्ञान में न्यायालय के और आपके भी था, तो आपने उस प्रकरण को केवल उसके अंदर लिखित रूप में क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी ठीक है प्रवीण जी, क्यों नहीं दिया लिखित रूप से? और अपनी चूक को आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर क्यों बचाना चाहते? सुधार लीजिए एक बार व्यवस्थाओं को, बार बार आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से सुधार तो किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा सुधार किया जाएगा कि आने वाली इनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। नहीं तो जवाबदेही अपने आप ही तय कर लीजिए ना। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम जनता अच्छा, जो ऐसा हमारा सुधार आप अभियान- अपनी पार्टी में करेंगे कि पुश्तें इनकी याद रखेंगी? ऐसा क्या करने वाले हैं? सारे बीजेपी से मिले लोगों को निकाल दोगे? जिन लोगों ने इस देश के संविधान को तोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने दैत्य दानव बन के जिस भाई तरह साहब मैंने की- अभी की उदाहरण तरह किया दिए, दो लोकतंत्र उदाहरण का, दिए आपको उनके कि लिए दोनों मैं शब्द बीजेपी के कहना चाहता उम्मीदवार हूं। थे, किस आधार पर उनका नामांकन रद्द हुआ? ऐसा ही झारखंड का मामला, यदि आप कह रहे हो कि यहां पर भेदभाव हुआ तो झारखंड में तो आपकी सरकार है। ब्रजेश जी, दोनों मामले हैं, दोनों राज्यसभा संबंधित है और दोनों के निर्णय आप देख रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश की मीडिया जानती है और पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि दोनों में देखने का नजरिया किस तरह से है। उस नजरिए की तो मैं बात इस टीवी डिबेट में करूंगा नहीं, वो आप समझिए। हमारी खामोशी को हमारा हथियार बनाइए। आप समझिए आने वाला जो भविष्य है, इन नहीं, हम तो चट्टीदारी चाह रहे हैं कि बार बार आपके साथ ये होता है तो देश अपनी में किया व्यवस्था है। को, अपनी टीम को इतना सक्षम क्यों नहीं बना देते कि नामांकन प्रक्रिया को और ज्यादा जवाबदेही बना दें, जवाबदेही तय कर दें किसी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो गांधीवादी विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है, विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान सिस्टम के सुधार नहीं कर रहा हूं। नेतृत्व ब्रजेश जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। गांधीवादी पार्टी है जो धरनों अरे, पर गाली गलौज मूलचंदानी जी थोड़ा शांत रखिए, इनका वॉल्यूम जो बंद है करिए। प्रयोग करती है हम लोग सार्वजनिक संवैधानिक मंच मूल्यों से। पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोग संवैधानिक तरीके से उसका आपको जवाब देंगे। हम लोग गलत तरीके कभी भी नहीं अपनाएंगे। हम आप जैसे हथकंडे कभी नहीं अपनाएंगे। आरोप हम आप मूलचंदानी। जैसे बनी हुई सरकार को कभी नहीं दिखराएंगे। हाँ। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा चुन के आएंगे और जब भी चाहे आपके शासन में राज्यसभा, कितनी मध्य हुई प्रदेश का बनी हुई मामला हो, सरकारें गिराई गई लेकिन हैं, सरकार का मामला हो। राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वो तो ये मूलचंदानी जी किसी बताएंगे। का वो हाथ कह रहे हैं वो नहीं मारेंगे हम लोकतांत्रिक तरीके से इमरजेंसी को विरोध शायद भूल करेंगे जाते हैं बार-बार। और न्याय नहीं मिला तो जनता के बीच में जाएंगे। जी मूलचंदानी जी। ब्रजेश जी, मैं क्रमवार सारी बात का जवाब दूंगा। इनकी जितनी गलतफहमियां दिमाग में थी वो हमारे आपके चैनल पे बैठे हुए सीनियर एडवोकेट दीक्षित जी ने क्लियर कर दिए। पर मैं ब्रजेश जी आपको बात बताऊं कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना बहुत आसान होता है, परंतु जो सोए हुए का नाटक करे उसको जगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, प्रदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। आपका समय माफी हो मांग गया, चुके उस पर। आपका समय हो गया, मैंने सुन लिया। आपने जितना झूठ करोगा वो सब सुन लिया। आपकी मानसिकता भी पता चल गई। मैं तो आपसे ये पूछता हूँ, अरे इंदौर में आपका प्रवीण भाई आ जाने दीजिए उनकी बात। इंदौर में लोकसभा चुनाव में आप बारात निकल रहे थे तो आपका दूल्हा यहाँ से भाग गया ना पार्टी छोड़ के। लोकतंत्र को तोड़ेंगे, मकोड़ेंगे। बात, अरे उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। इधर उधर की बात मत कीजिए, तथ्यात्मक बात कीजिए। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर आपका तर्क है तो बात करिए, नहीं तो चुप रहिए। मूलचंदानी जी, आपको लग रहा है धैर्य से करीब बात सुनेंगे आप? चुनाव में आप सब्जी बाजार में बनाएंगे इस टीवी डिबेट को। यहाँ पर हमें तनिक दीक्षित जी भी बैठे हैं, ब्रजेश जी भी बैठे हैं। लोकसभा चुनाव बहुत समय हो गया है, अभी तो राज्यसभा पर रही है। ठीक है, माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को तो यहां सफलता मिल गई, तीनों सीटें उसकी झोली में आ गई, लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई सबक लिया? 2009 हो, 2024 हो, 2026 हो, लगातार कांग्रेस क्या गलतियां कर रही है और क्या इसका फायदा बीजेपी उठा रही है? इस पर सोचने की जरूरत है। पहले अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए, फिर दूसरी संस्थाओं पर आरोप लगाना चाहिए। शायद कांग्रेस ये सबक लेगी तो भविष्य में इस तरह की चूक नहीं होगी और उसे इस तरह के अपनी सीट नहीं गंवाना होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।